दोस्तों आज जो इन्वर्टर है मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये डुलिक्स का 2.4 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसमें होमेज वर्टेक्स 2412 वाला बोर्ड आता है। यानी ये जो बोर्ड है ना बेसिकली होमेज वर्टेक्स 2412 वाला ये मैक्स पावर में भी आता है, सोलर मैक्स में भी आता है, डुलिक्स में भी आता है, होमेज में भी आता है। काफ़ी सारी कंपनियाँ जो हैं वो यही बोर्ड इस्तेमाल करती हैं क्योंकि पीछे मेन इसका बोर्ड डिज़ाइन करने वाली कंपनी तो बेसिकली एक ही है। तो कंपनियाँ अपने मार के लगा देती हैं जबकि इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, यानी बोर्ड इसका सेम होता है, एमपीपीटी कार्ड भी सेम होता है और बाकी इसकी जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो भी सेम होती है। फ़र्क सिर्फ इसकी यहाँ पे एलसीडी में डिस्प्ले पे होता है बाज़ दफ़ा। तो इस इन्वर्टर को आज रिपेयर करते हैं और ये मुझे 2-3 कारीगरों के मैसेजेस वसूल भी हुए हैं। वो इस इन्वर्टर के मतलब पूछ रहे थे और इसकी ड्राइवें और एसी साइड और आउटपुट साइड के मतलब मुझसे जो है ना वो मालूमात चाह रहे थे लेना लेकिन मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए और सबके साथ शेयर कर दिया जाए कि इसके जो सेक्शन हैं एसी साइड डीसी साइड उनमें कौन से मॉसफेट आप लगा सकते हैं जिससे ये बेहतर परफॉर्म करेगा, इसकी ड्राइवें, इसके एमपीपीटी कार्ड जो है इसके मतलब यानी आज ओवरऑल इस इन्वर्टर को रिव्यू करते हैं और देखते हैं। तो ये इन्वर्टर वैसे मैंने चेक किया है, ये इसकी जो डीसी साइड है वो टोटली ब्लास्ट हो चुकी है। अभी मैंने फ्रंट कवर इसका ओपन किया था तो बहरहाल इसका बोर्ड मैं बाहर निकालता हूँ और डिटेल के साथ इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इशू है जिसकी वजह से इसमें ये ब्लास्टिंग हुई है और ये इन्वर्टर जो है वो डेड हालत में गया। अच्छा एक बात और बताता चलूँ आपको कि इन इन्वर्टर के ना ये देखें साइड पे ये जो स्टिकर मेंशन होता है ना यहाँ पे ये कंपनियां यहाँ पे मेंशन करती हैं, ये देखें 1600 वाट लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने 2.4K लिखा हुआ है। अब ये 2.4 हमारे लोग देखते ही नहीं हैं, वो बिना सोचे 2.4 देखेंगे तो समझ लेंगे ये 2.4 किलो वाट है शायद, ठीक है। और कंपनियां भी इतनी जो है ना वो स्मार्ट माइंड हैं कि ये 2.4K लिखा हुआ है और आगे W नहीं लिखा। तो हमारी इल्ला माशाल्लाह आवाम जो है वो पूरा तो देखती नहीं है ना, यहाँ मतलब गौर तो करते ही नहीं है। वो 2.4 समझ के तो वो 2.4 वाट समझ लेते हैं इसको, यानी 2.4 वाट जितना लोड इसके ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसी हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने ये 1600 वाट मेंशन किया हुआ है लेकिन ये 1600 वाट भी पूरा नहीं ना होता। मसला ये है कि ये जो मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो स्टिकर लगा होता है यहाँ पे इसके ऊपर ना जाया करें, ये अंदर बिल्कुल गेम आपकी टोटली डिफरेंट होती है। तो इसके ये भी ओवरलोड का ही शिकार है और ये इन्वर्टर ज़्यादातर ओवरलोड होने की वजह से ही जलते हैं। बहरहाल इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बोर्ड है इसके अंदर, ये मैंने बाहर निकाला है और यहाँ पे इसकी जो डीसी साइड है ना ये बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी है। ये देखें ज़रा, ये 15T14 मॉसफेट लगे हुए हैं इसमें डीसी साइड में और जो इनकी हालत है वो आपके सामने है, यानी ये बिल्कुल यहाँ से जले हुए हैं, ठीक है। ये देखें बल्कि इस कदर ये धमाका हुआ है यहाँ से कि ये इनके पीस ही निकल गए। ये देखें ना यहाँ से भी, हालांकि ये बड़ा अच्छा मॉसफेट है 15T14 लेकिन ये ब्लास्ट कर गया है। तो डेफिनेटली इसकी जो नीचे ड्राइवों के ऊपर रेजिस्टेंसें लगी हैं देखें ये बिल्कुल स्याह हो चुकी है, ये भी जली होंगी। ये हो ही नहीं सकता कि आपके मॉसफेट इस तरह ब्लास्ट करें और ये रेजिस्टेंसें बाज जाएँ और अल्टीमेटली जब ये रेजिस्टेंसें डिस्टर्ब होती हैं तो फिर 35-25 की हालत भी देख लें। ये देखें यहाँ से ये इसको भी बाकायदा यहाँ पे आग लगी है और ये बिल्कुल ये देखें स्याह होके मतलब जल चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखें बहरहाल और ये है इसमें मेन जो चापर है जो इसका यूँ समझें कि लोड को टारगेट करता है। तो ये इतना मतलब इसमें पावर नहीं है इस चापर में कि ये आपका 2.4 का या 1600 वाट पूरे का लोड उठाए, ये 1000 वाट तक मैक्सिमम लोड उठा सकता है। अच्छा इसके अलावा ना यहाँ पे ये जो इसकी एसी साइड है ना यहाँ पे लगे हुए हैं IRF 740, ठीक है। और IRF 740 जो नंबर होता है ना याद रखिए ये 12 वोल्ट में तो ठीक चलता है लेकिन जो 24 वोल्ट का यूनिट होता है ना उसमें ये नंबर बाज़ दफ़ा मसला करता है और ये होता ही ये एसी साइड शॉर्ट होती है जिस वजह से आपकी डीसी साइड ब्लास्ट होती है। मैक्सिमम ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो नंबर बेहतरीन चलता है ना वो 17N40 या 20N60 या 24N40 ये नंबर जो है ना वो मेरे ख्याल में IRF 740 से बेहतर परफॉर्म करते हैं 24 वोल्ट के सेटों में, ठीक है। अच्छा उसके अलावा
इस इन बोर्डों में जो मेन फॉल्ट आता है ना, बल्कि मैं सबसे पहले आपको ये चेक करवा दूं कि इसमें जो डीसी साइड है वो तो हमने देख लिया है, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। एसी साइड इसमें कितने शॉर्ट हुए हैं या शॉर्ट हुए भी हैं या नहीं, तो इसके जो सारे मॉस्फेट हैं वो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इनमें कोई ख़राब तो नहीं है, ये शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ये साइड शॉर्ट होती है जिसकी वजह से आपकी डीसी साइड जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। तो अभी तक तो ये, हाँ ये देखें, ये बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना कि इनमें लाजमी कोई ना कोई जो है ना वो एक आध लाजमी शॉर्ट होता है जिसकी वजह से ये देखें ये भी शॉर्ट है। अच्छा, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इन दोनों में से कोई एक आध शॉर्ट होता है तो ये आपस में दोनों शॉर्ट शो करते हैं, तो बाकी ठीक है। ये चार्जिंग वाला भी ठीक है, इनमें भी कोई शॉर्ट नहीं, और हमारा जो ब्रिज है वो भी ठीक है। तो ये तो सामने आ गया फॉल्ट कि इसकी जो एसी साइड है वो भी शॉर्ट है और डीसी साइड इसकी बिल्कुल ब्लास्ट है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो इसमें एक और कॉमन फॉल्ट आता है ना, वो फॉल्ट आता है इनकी बैटरी सेक्शन का। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे ये इनकी बैटरी सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं ये वाली। ठीक है, तो ये यहाँ पे 500 के की रेजिस्टेंस लगी होती हैं। ये देखें, ये इनका कोड होता है 4993। ठीक है, और ये 500 के की एक रेजिस्टेंस है, यानी ये दोनों मिला के 1 मेगा ओम और ये दोनों मिला के 1 मेगा ओम, यानी ये 2 मेगा ओम यहाँ से यहाँ तक बनती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर लगी हुई हैं, और ये यहाँ से इनका ट्रैक होता हुआ यहाँ पे आता है, और यहाँ से ये निकल के सीधा आता है इधर ये। ठीक है, और यहाँ से फिर ये निकल के सीधा पहुँचता है जनाब यहाँ पे इन दो पॉइंटों में, और यहाँ से फिर ये सीधा निकलता है आपका एक पॉइंट इधर आ जाता है सीधा यहाँ पे। एक मिनट मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सीधा यहाँ से निकलता है और दूसरा यहाँ से होता हुआ, यानी यहाँ से ये यहाँ पहुँचता है और यहाँ से होता हुआ ये इस आईसी में आता है बेसिकली। और यहाँ पर अक्सर जो है ना इसकी जो बीपी का एरर हो या इसके वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाए बैटरी के, तो यहाँ पे ये आपकी रेजिस्टेंसों का फॉल्ट होता है, और अक्सर इनमें एक फ़ॉल्ट आता है 01 के एरर पे ये सेट चला जाता है, यानी जैसे ही ऑन करें तो ये 01 का फॉल्ट शो कर देता है। तो उस फॉल्ट के नतीजे में भी आपकी ये जो 3 रेजिस्टेंसें होती हैं ये आपकी ख़राब हो सकती हैं, तो ये भी बड़ा कॉमन फॉल्ट इनमें आता है। अच्छा, इसके अलावा इनकी ये जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है ये अक्सर शॉर्ट मिलती है, यानी ये ख़राब हो जाती है, और ये ज़्यादातर उस वजह से ख़राब होती है जब आपकी ये जो सप्लाई है ना ये ओवर बने। जैसे ये सप्लाई ओवर बूस्ट होती है उससे क्या होता है कि आपका जो 78.5 रेगुलेटर लगा हुआ है, अच्छा कुछ में सटों में यहाँ इधर लगा होता है और कुछ में ये SMD इधर इन्होंने लगाया हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ओवर वोल्टेज आएंगे ये अपने वोल्टेज जो है वो ज़्यादा आउट करेगा, यानी इनपुट वोल्टेज इसको मैक्सिमम 12 वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन जब आपकी सप्लाई की फीडबैक ख़राब हो जाती है यहाँ पे, तो फिर क्या होता है कि फीडबैक ख़राब होने से आपका जो चॉपर लगा होता है सप्लाई वाला वो ओवर बूस्ट होता है। ठीक है, जब वो ओवर बूस्ट होगा, सॉरी इधर ये सप्लाई है, तो जब वो ओवर बूस्ट होगा तो फिर क्या होगा कि उससे आपकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा बनेगी, जिससे आगे जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ना वो ज़ाहिर बात है जब इनपुट ज़्यादा आएगी तो वो आउटपुट भी ज़्यादा करेंगे। एक लिमिट तक तो वो रखने की कोशिश करेंगे उसकी आउटपुट को मेंटेन, लेकिन फिर भी क्या होगा कि वो उतना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिससे एक तो वो खुद फॉल्टी होगा कंपोनेंट और आगे इसके जो चिप लगी होगी वो भी डेफिनेटली ख़राब होगी। तो याद रखिए, ये मैं कई पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप के इन्वर्टर में ख़ास तौर पे ये चिप यहाँ पे आपको शॉर्ट मिले तो 7805 आपने लाजमन चेंज करना है, चाहे वो 5 वोल्ट प्रॉपर क्यों ना दे रहा हो। यानी अगर वो आउटपुट 5 वोल्ट दे रहा है ना फिर भी आपने उसको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरनल डायग्राम है ना वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। वो उस वक्त तो मे भी 5 वोल्ट निकाल रहा हो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चले तो मे भी वो 5 के बजाय 6 वोल्ट हो जाएं, 7 वोल्ट हो जाएं। तो याद रखिएगा जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है इसको प्रॉपर 5 वोल्ट ही मिलें तो ये काम करता है, नहीं तो फिर ये दोबारा ख़राब होने के इसमें चांसेस आते हैं। तो ये कंपोनेंट आपने लाजमी चेंज करना होता है। बाकी इसमें ये जो कपड़ा लगा है ये आपकी मेन सप्लाई की स्विचिंग के ऊपर लगा होता है और ये इसका फीडबैक सेक्शन बना हुआ है ये वाला। तो अब
इसको सबसे पहले तो इसके मैं ये जो निकालता हूँ ना डीसी साइड के मॉसफेट, ये देखें इनकी जो हालत है, इनको निकालता हूँ, इनकी ड्राइविंग वगैरह क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसमें आईसी चेंज करते हैं, फिर इसकी जो एसी साइड है इसमें हम ऐसा करेंगे कि ये IRF 740 को बाहर निकालेंगे और इनकी जगह हम 17N40 लगाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी जो पावर है वो पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी और इन्वर्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अभी मैं इनकी ये जो मॉसफेट है वो बाहर निकालता हूँ, इसकी आईसी चेंज करता हूँ, इनकी ड्राइविंग वगैरह चेक करते हैं और फिर हम एसी साइड की तरफ आएंगे और इसके बाद फिर हम एंड पे इसका जो MPPT कार्ड है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके बोर्ड के ऊपर काम करते हुए मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है और ये अभी तक मैंने इसे ये सारी चीज़ें बाहर निकालनी हैं और ये इसका 3525, अच्छा इसका 3525 आईसी जो है ना, ये देखें यहाँ से ये मैंने बाहर निकाला और यहाँ पे उन्होंने यानी कंपनी ने यहाँ पे 2 मुख्तलिफ आईसी लगाने की जगह बनाई हुई है। यानी ये वाला जो आईसी है ना, ये वाला, ये भी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये इसको SMD आईसी बोलते हैं, तो ये भी SMD, लेकिन ये दोनों आईसी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं चूँकि इसमें ये बड़ा आईसी कंपनी ने लगाया हुआ था तो मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं, तो मैं इसमें ये आईसी लगाऊंगा। आप ये आईसी भी लगा सकते हैं इसमें। और अगर ये दोनों आईसी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जंपरिंग करके जो बेस होती है आईसी की, उसकी जो लेग्स हैं उनको क्लोज़ करके यहाँ पे लगा के, तो ग्लू इसके आगे पीछे आप लगा के तो आईसी को, बड़ा आईसी भी इसमें लगा सकते हैं, डिप आईसी जिसको बोलते हैं। तो मेरे पास चूँकि ये अवेलेबल है और ये आईसी जो है ये ओरिजिनल आईसी है मेरे पास, तो मैं इसमें ये आईसी लगाऊंगा। अच्छा, अब जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, यानी अभी इसमें जब मैंने ये चीज़ें बाहर निकाली और इसको मैं जब टेस्ट करने लगा इसकी ड्राइवें, तो इसकी जो सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब निकली। ये देखें यहाँ पे ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये वाली। ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको, ये भी इसकी ख़राब है, यानी ये देखें ये जली हुई है। तो जब मैंने इसको ऑन किया तो ये हल्का सा मतलब ना एक ऐसे प्लस सी दे के, तो ये यानी ये बीपर इसका ऑन होने ही लगता तो साथ ही सप्लाई ऑफ हो जाती। तो जब मैंने गौर किया तो ये इसकी यहाँ पे सप्लाई भी डिस्टर्ब है। तो अब मे भी इसका ये मॉसफेट भी ख़राब हो, तो इसमें यहाँ पे ये 0.47 ओम की रेजिस्टेंसें लगी होती हैं इसकी सोर्स के ऊपर, ये भी अक्सर ख़राब हो जाती हैं। बहरहाल इसकी सप्लाई भी मैं चेक करता हूँ, उस पर थोड़ा सा काम अभी और मैं ऑफ द कैमरा करूँगा। इसका जो सप्लाई सेक्शन होता है ना, ये देखें, ये यहाँ पे ये इसका लगा हुआ है मॉसफेट, ये ठीक है, और ये सोर्स के ऊपर इसकी जो ना रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं 0.47 ओम की। ठीक है, और ये इसका 3845 आईसी है जो इसको बूस्ट करवा रहा है और ये इसका जो कपलर है जो इसकी स्विचिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो मे बी इसमें फीडबैक का इशू हो, वो भी हो सकता है, मुमकिन है। और सप्लाई के एरिए में भी इसका ये आईसी भी ख़राब हो सकता है। ये NPN और PNP लगे होते हैं, ये A2 के डायोड लगे होते हैं, ये भी ख़राब हो सकते हैं। तो इनमें जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें, ये 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है इसकी गेट के ऊपर, इस मॉसफेट की गेट के ऊपर। तो मे भी इसमें कौन सी चीज़ ख़राब निकल रही है, अब इसको मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा ऑफ द कैमरा, और फिर जो भी चीज़ ख़राब निकली वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये इसकी DC साइड के जो मॉसफेट है, इनकी गेट के ऊपर ये 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है और गेट टू सोर्स इसकी जो है ये 20 K की रेजिस्टेंस लगी होती है और इसका कोड होता है 30C। ठीक है, वो ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपने नहीं लगानी है। ये मैंने अभी इसमें रेजिस्टेंसें नहीं लगा दी हैं, चेंज कर दी हैं, तो ये रेजिस्टेंसें आपने लाजमी चेंज कर लेनी है। यानी 20 K और 10 ओम, हर एक के ऊपर 20 K 10 ओम, 20 K 10 ओम, इसी तरह इस साइड में ये इधर लगी होती हैं ये। ठीक है, तो इनका आपने जो है ना वो इनमें कंजूसी नहीं करनी, ये रेजिस्टेंसें लाजमी चेंज किया करें। अगर एक आध ठीक भी निकले तो उठा के उसको बाहर फेंकें, उसकी जगह भी आप नई रेजिस्टेंस को लगाया करें। तो अभी इसमें मैं इसकी सबसे पहले ये सप्लाई क्लियर करता हूँ और सप्लाई क्लियर करने के बाद फिर इसमें मैं आईसी लगाता हूँ। अच्छा, इसका जो एसी साइड है ना, इसको भी मैंने ये देखें, ये मैंने इसमें जो IRF 740 है वो निकाल दिए हैं और इसकी एसी साइड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ख़राब निकली है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये 49 K की रेजिस्टेंस लगी होती है और इसकी सोर्स के ऊपर भी आपकी जो है वो 221 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। ठीक है, 220, यानी यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, एक मिनट, यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे, यानी इसकी गेट के ऊपर, और यहाँ पे 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है और गेट टू सोर्स आपकी जो वैल्यू होती है वो 49 K की होती है।
तो अभी इसमें इनकी ड्राइव में तो है क्लियर है, इनमें कोई इशू होगा नहीं, चेक मैं कर लूँगा। लेकिन अगर ये ब्लास्ट ना हो ना तो भी इनकी ड्राइव क्लियर ही होती है। याद रखें जब आपका मॉसफेट शॉर्ट होता है ना तो फिर आपकी ड्राइव डिस्टर्ब नहीं होती, जब आपका मॉसफेट ब्लास्ट होता है तो फिर आपकी ड्राइव डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूँगा आपके कैमरा खास तौर पर सप्लाई के ऊपर, और उसके बाद फिर मैं फर्दर वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई सेक्शन तो मैंने इसका क्लियर कर दिया है, और मज़े की बात यह है कि इसमें सिर्फ एक यही रेजिस्टेंस ख़राब निकली है। यानी ये मैंने 2.2 ओम की जब रेजिस्टेंस चेंज की तो सिर्फ यही रेजिस्टेंस चेंज करने से हमारी जो सप्लाई है वो ऑन हो गई। ये देखें ना, ये यहाँ पे, और ये मैंने IC भी इसमें नया लगा दिया है, और इसमें मैंने कोई चीज़ जो है वो चेंज नहीं की, एज़ इट इज़ सब कुछ वही है। और इसको मैंने लगा के टेस्ट किया तो ये इन्वर्टर हमारा जो है वो ओके है। तो अभी इसकी ड्राइवर टेस्ट करते हैं, मैं आपको लगा के इसकी ड्राइवर टेस्ट करवा देता हूँ, और फिर इसमें हम अपने IGBTs और मॉसफेट जो है वो लगाएंगे। तो अभी ये बैटरी मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। तो अभी इसकी ड्राइवर टेस्ट करते हैं। आपने इसको ऑन करना है और मीटर को आपने रख लेना है 20 की रेंज के ऊपर। तो ये देखें इसकी ड्राइवें, ये 4.8 वोल्ट और 4.8, इधर भी 4.8, इधर भी 4.8, इधर भी 4.8, इधर भी 4.8, यानी ये सब पे ड्राइव आपकी एक जैसी होनी चाहिए, और इधर भी 4.8। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ड्राइव है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, और हमारा जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल एक्यूरेट हालत में है कि अब इसमें अपने IGBTs और मॉसफेट जो हैं वो लगा दिए जाएं। मॉसफेट IGBT तो इसमें होते नहीं है, दोनों साइड पे मॉसफेट ही लगेंगे। और यहाँ पे IRF 740 का यूज़ मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा 17N40, ठीक है। और इस साइड पे मैं लगाऊँगा 4115। बहुत अच्छा नंबर है, 4115 चलने के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है उसका। बाकी इसकी सफाई वगैरह मैंने कर दी है, और इसके जो हीट सिंक है वो भी मैंने वॉश कर दी हैं। अब आ रही है इसको लगा के टेस्ट करने की। तो इसको मैं अभी इसमें सारे इसके कंपोनेंट पूरे करता हूँ, और फिर इसको ऑन करते हैं, तो फिर इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो अभी मैं इसमें ये चीज़ें पूरी कर लूँ, फिर मैं फर्दर वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसमें मॉसफेट वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने जो नंबर यूज़ किया है वो नंबर यूज़ किया है मैंने IRF 3206, और इधर मैंने जो नंबर यूज़ किया है वो किया है मैंने जनाब IRF 740, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने ये दोनों नंबर क्यों यूज़ किए हैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना बता दूँ। देखें, हमारे अक्सर जो कारीगर हैं ना, मोस्टली जो मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं कि वो कोई भी नंबर उठा के ना, मतलब मिसाल को तो जैसा मैं कह रहा था कि इसमें मैं 17N40 लगाऊंगा, तो वो क्या करते हैं कि अक्सर कारीगर ऐसे ही उसको लगा देते हैं उठा के। जबकि कोई भी जब आप मॉसफेट इंस्टॉल करने लगें तो उसका प्रॉपर एक तरीका कार होता है। मतलब अब मैंने जब इसमें 17N40 लगाए हैं, ये लगाने से पहले मैंने इसमें 17N40 लगाए हैं, लेकिन उनकी गेट वैल्यू जो है वो इस इन्वर्टर के साथ मैच नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह मैंने इधर 4115 लगाए हैं, और 4115 की वैल्यू भी इसके साथ मैच नहीं हुई। यानी वो कैसे मैच होती है मैं आपको बताता हूँ। मतलब इतनी डिटेल में तो नहीं मैं हर एक वीडियो में बता सकता, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो सिर्फ इस पर एक डालूंगा कि ये किस तरह आपने चेक करना होता है। देखें, जब आप कोई मॉसफेट लेते हैं ना, तो उसकी आप जब ड्रेन टू सोर्स रीडिंग लेते हैं ना मीटर पे, फ़र्ज़ करें वो 524 आती है, या 500 या 600 या कोई भी एनीथिंग, तो वो जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू के हिसाब से आपने इसकी ड्राइव को सेट करना होता है, ठीक है। चाहे वो DC साइड हो चाहे वो AC साइड हो, यानी उसकी वैल्यू फ़र्ज़ करें 550 आ रही है ना, तो आपने क्या करना है कि उस 550 रीडिंग को मद्देनज़र रखते हुए इसकी गेट वैल्यू को, यानी ड्राइव जो निकलती है सिस्टम से, जो ड्राइव आती है, उसको आपने एडजस्ट करना होता है रेजिस्टेंस को चेंज करके। यानी रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू, जिस तरह ये इधर रेजिस्टेंस लगी होती है ना 220 ओम, या गेट टू सोर्स यहाँ पे 49 के, तो इनमें अल्ट्रेशन करके बाद दफ़ा ये NPN जो है इनकी गेट के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस लगानी पड़ती हैं, और बाद दफ़ा जो सिस्टम से आपकी वैल्यू अपनी आ रही होती है, ड्राइव आ रही होती है, उसके रास्ते में आपने ट्रैक काट के तो रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस लगा के, तो उसके हिसाब से आपने इसकी ड्राइव को उस
मॉसफेट के साथ मैच करना होता है, जिसकी वजह से वो मॉसफेट बेहतर परफॉर्म करेगा। ये बात ध्यान में रख लें, हर मॉसफेट उठा के ये ऐसे ही नहीं लगा देना चाहिए। ये जो है ना वो समझें कि अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है। तो इसमें मैंने फिर IRF 740 ही लगाया, क्योंकि इसमें जो IRF 740 है वही परफेक्ट मैच हो रहा था और कंपनी ने भी यही लगाया हुआ था। हालांकि 1740 भी मैं इसमें ऐड कर सकता था, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। मुझे इसमें मज़ीद अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, घंटा मज़ीद लगता। ऊपर से कस्टमर ने भी बोला कि ये ज़रा जल्दी चाहिए और काम का बर्डन भी जो है वो ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पे यही नंबर लगा दिया। और यहाँ पे भी मैंने अल्ट्रेशन नहीं की, इसकी जगह ये 3206 की वैल्यू इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हुई और मैंने ये नंबर इसमें लगा दिया। हालांकि मेरे पास 4115 भी पड़े हुए हैं, 1740 भी पड़े हुए हैं, इससे भी अच्छे नंबर पड़े हुए हैं, 15D14 भी अवेलेबल है, सारे नंबर मौजूद हैं। लेकिन मैंने इसमें वो नंबर यूज़ किया है जो इसके साथ परफेक्ट मैच करे। तो अभी ये मैंने दोनों साइडें इसकी जो है ना वो एक्यूरेट कर दी हैं। ये DC साइड है और IC वगैरह मैंने इसमें ओरिजिनल ही लगाया है। और अब इसको लगा के बॉडी के अंदर इसको चेक करते हैं। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया आपको, ये इसका जो है ना ये MPPT कार्ड है, इस पर थोड़ी सी बात कर लें। देखें, ये जो MPPT कार्ड है ना, पहली बात तो ये है कि ये मैंने बहुत कम रिपेयर किए हैं, बहुत ही कम। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने ये कोई एक आध MPPT से ज़्यादा ये रिपेयर किया, क्योंकि इनमें फॉल्ट आती कोई नहीं, ये ख़राब ही नहीं होते। और ये बहुत ही ज़बरदस्त MPPT कार्ड है। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ी सी अल्ट्रेशन करें ना, कि ये कोयल निकाल के इसकी जगह थोड़ी सी बड़ी कोयल आप लगा दें, तो यकीन करें इसका रिज़ल्ट और बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 24 वोल्ट वाले सेट हैं उनमें ये 24 वोल्ट का लगा आता है, और जो 12 वोल्ट वाले सेट हैं उनमें ये 12 वोल्ट का लगा आता है। और ये दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। 12 वाला 12 में चलेगा, 24 वाला 24 में ही चलेगा। ठीक है, आप इनमें कोई अल्ट्रेशन करके 12 को 24 और 24 को 12 नहीं कर सकते। हालांकि इनका जो एक दफ़ा मैंने कोशिश की भी थी, लेकिन अभी तक मैं नाकाम हूँ इनकी। हालांकि ये जो इनकी IC है, ये वाला माइक्रो जो कंट्रोलर है, ये भी आप इसको 12 वाले को निकाल के 24 में लगाएंगे तो वो चल जाएगा, 24 वाला 12 में लगाएंगे चल जाएगा। लेकिन इनमें कोई ऐसी जो रजिस्टेंस है वल्लाह आलम, या कोई क्या ऐसी उन्होंने इसमें कोई जगह बनाई हुई है जिसको अल्ट्रेट करने से ये 24 बनता है या 12 बनता है। बहरहाल उस पर किसी दिन मज़ीद तहकीक करके तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये इसका जो है ना MPPT कंट्रोलर कार्ड है, और ये नया भी मिल जाता है मार्केट से, और इसका कंट्रोलर नहीं मिलता। ये पता नहीं अगले दिन कौन मुझसे पूछ रहा था व्हाट्सएप पे, कोई मालाकंड के इलाके का कोई कस्टमर था, कारीगर थे वो, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे इसके माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। तो मैंने पता करवाया लाहौर से, तो मुझे नहीं मिले। मैं भी किसी के पास पड़े हुए हूँ, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। और मुझे खुद एक दफ़ा चाहिए था तो ये नहीं मिला था। बाकी इसके मॉसफेट वगैरह ये बाकी चीज़ें सारी तो इसमें मिल जाती हैं। ये 78.5 ये आम ही कंपोनेंट है। ये OP07 लगा हुआ है, ये आम कपलर लगे हुए हैं। तो ये जो है ना ये प्रोग्रामेबल है। ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये बिल्कुल ठीक था, एक्यूरेट था। तो मैंने सोचा आपको इसका भी एक रिव्यू में देता चलो। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सीधे सीधे कनेक्शन है इसके। यहाँ पे आपका सोलर का जो है वो इनपुट लगती है, और यहाँ से आपकी बैटरी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव निकलती है, जो सीधी आपकी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। और ये वो जैक है, यहाँ पर आप ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इस सिस्टम के माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इसका जैक लगता है। ये दोनों एक जैसे लगे होते हैं, तो यहाँ पे ये जैक लगता है इसका, यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो ये सीधा आपका जो साइन है स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगा। जब ये जैक नहीं लगा होगा तो साइन नहीं आएगा, काम ये फिर भी करेगा। लेकिन वो जो साइन आता है ना, वो सोलर पैनल का साइन आता है, फिर वहाँ से वो तीर जाता है बैटरी में और फिर आगे लोड में, तो वो नहीं आएगा। और यहाँ से एक जैक सीधा आता है आपकी इस सप्लाई के बिल्कुल साथ वाले जैक में यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आप सोलर को ऑन करते हैं तो ये यहाँ से स्विचिंग करवा के तो आपकी सप्लाई को ऑन करवा देता है। तो ये 2 जैक आपने इसके साथ लाजमी लगाने हैं। अगर ये ना भी लगे हो तो ये काम फिर भी करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि उससे क्या होगा कि आपका जो साइन वगैरह वो नहीं आएगा। ये बैटरी जो है वो कट ऑफ में जो है वो थोड़ी मुश्किल बनेगी, क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू नहीं चलेगा। ये सिस्टम और ये सिस्टम की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इन कपलर के थ्रू होती है। एक कपलर इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। ये डाटा क्लॉक सिग्नल को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम करते हैं ये दोनों कपलर। तो इस माइक्रो कंट्रोलर और इस माइक्रो कंट्रोलर की कम्युनिकेशन आपने इस जैक के थ्रू करवानी है, जो कि ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। तो अभी इसको मैं करता हूँ बॉडी के अंदर फिट, और फिट करके इसके कनेक्शन वगैरह करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो फाइनली दोस्तों, इन्वर्टर को मैंने कर लिया क्लोज और इसके कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। मैं तो इसको एक दफ़ा टेस्ट कर चुका हूँ। तो अभी मैं इसको बैटरी के साथ लगाता हूँ।
बटन इसका पहले ही ऑन था। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है और 230 आउटपुट इसने दे दी है और जो इन्वर्टर है वो एक्यूरेट है। मैं इस पर सोलर और वापडा ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन परफेक्ट हालत में ये इन्वर्टर चला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।